बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम कैपिटल व्यू। मैं हूं आपके साथ मुशल बुखारी और आज प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर तर्जकार सैयद आसिम रज़ा साहब ने हमें ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे आप? खैरियत से हैं? वेलकम जी प्रोग्राम में। नाज़रीन, सबसे इम्पॉर्टेंट इस वक्त जो सूरत हाल है वो अफ़गानिस्तान में बदलती हुई जो सूरत हाल है वो है, और इसके असरात ज़ाहिर है कि पाकिस्तान के ऊपर। हम हमेशा ये कहते रहे हैं कि अगर अफ़गानिस्तान में अमन कायम होगा तो पाकिस्तान में अमन कायम होगा, लेकिन इस वक्त बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि सितंबर तक 11 सितंबर तक अमरीकी अफवाज का मुकम्मल इनखला जो है वो उसका ऐलान किया गया है जो बाइडन की तरफ से। और उसके बाद क्या सूरत हाल होगी वो भी ख़ास तौर पे इन दिनों में, जबकि हम देख रहे हैं कि अफगानिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में तालिबान की जो पुरतशद्दुद कार्रवाइयाँ हैं उनमें मुसलसल इजाफा होता जा रहा है। और इस सूरत हाल को देखते हुए इस वक्त ये बहस छिड़ गई है कि क्या अमरीकी फ़ौज के इनखला के बाद जो अफगान फोर्सेस हैं वो तालिबान के साथ मुकाबला कर पाएंगी और उनकी जो इस वक्त जिस तरह से पेशकदमी है इसको रोका जा सकेगा। क्या सूरत हाल होगी वो भी ऐसे हालात में जबकि कोई दूसरा मुतबादिल प्लान जो है वो नहीं दिया गया। इस पे एक ये भी तनकीद जो है वो की जा रही है अमेरिका में जो हुकूमत मुखालिफ जो एलिमेंट्स हैं उनकी तरफ से कि को पाकिस्तान को जो है वो क्यों शामिल नहीं किया गया सारे मामले के अंदर। और इस पे बाकायदा लिंडसे ग्राहम जो है रिपब्लिकन के रहनुमा है, उन्होंने एक ट्वीट भी की। उन्होंने कहा कि जिस तरह से ये प्लानिंग की गई है और जो इस वक्त पॉलिसी है हुकूमत की, खुदा न खास्ता ये भी हो सकता है कि हालात इराक से भी ज़्यादा बदतर हो जाएं। देखते हैं कि क्या सूरत हाल होती है। इस वक्त अफगान सदर अशरफ गनी और अब्दुल्ला जो हैं वो अमेरिका में मौजूद हैं और बहुत ही अहम मुलाकात जो है वो प्रेसिडेंट जो बाइडन के साथ उनकी होने जा रही है। तो सारी सूरत हाल के तनाजुर में हम आज गुफ्तगू करेंगे अपने प्रोग्राम में। और इस वक्त हमें ज्वाइन किया है रहीमुल्लाह यूसुफजई साहब, हमारे साथ मौजूद हैं, माहिर तजज़ियाकार। बहुत शुक्रिया यूसुफजई साहब आपके वक्त के लिए। सर, एक तो इस वक्त जो सूरत हाल है, एक बड़ा मसला जो है वो अफगान सियासी अशराफिया के दरमियान जो इख्तिलाफात हैं वो है, जिससे तालिबान को हमने देखा है कि फायदा हुआ है और हो रहा है। क्या इस बात का अमेरिका के पास कोई हल है? ये जो मुलाकात हो रही है ये कितनी इंपॉर्टेंट है टाइमिंग को देखते हुए? इससे पहले भी अमेरिकी अफगान अशराफिया से कह चुके हैं जी, और अभी भी कहेंगे कि आप आपस में अख्तिलाफात दूर करें और एक अमन का मंसूबा लेकर आए। अभी इनके पास दो मंसूबे हैं अमन के, एक अशरफ गनी का है, एक अब्दुल्ला का है। ठीक। और ये इससे पहले जो इंतखाबात हुए थे 2014 में, उस वक्त भी इन दोनों को अमेरिका ने इकट्ठा करके एक मखलूत हुकूमत बनवाई थी। अभी भी अमेरिका के सहारे के ऊपर ये हुकूमत चल रही थी और इनको इकट्ठा रखा हुआ था। तो वो तो एक बड़ा अहम इशू है। अफगानिस्तान के अंदर जो लोग हुकूमत में हैं या जो उनके सियासी मुखालफिन हैं उनके दरमियान काफी इख्तिलाफात हैं और तालिबान को उसका फायदा हुआ है। इसीलिए अमन मुज़ाकरात में भी पेशरफ नहीं हो रही, क्योंकि एक राय काबिल से नहीं आ रही। और मेरे ख्याल में क्योंकि अभी तो ये अमन मुज़ाकरात और अमन प्रोसेस जो है वो बैकग्राउंड में जा रहा है, पस मंजर में जा रहा है। सारी तवज्जो इस वक्त जंग के मैदान में है, जहाँ पे तालिबान को बहुत ज़्यादा फतूहात हासिल हुई। सही। अच्छा, और आप हमारे साथ जी आसिम रजा साहब भी हैं, आप कुछ जी मैं पूछना चाहूँगा रहीमुल्लाह यूसुफजई साहब, ये बताइएगा कि ताकत के तवाज़ुन का मसला गुज़िश्ता 40 साल से, बल्कि उससे पहले भी अफगानिस्तान में हम देखते आए हैं जंगो जदल, और जैसे भी हम माजी में अगर देखते हैं अमरीकी अफवाज के जाने के बाद वहाँ पर सूरत हाल बनी। क्या आप समझते हैं कि अशरफ गनी साहब और अब्दुल्ला को अपना सर्वाइवल नज़र नहीं आ रहा? जिस ताकत के साथ तालिबान जो 70% इलाके को पहले ही काबिज थे और मजीद उन्होंने अजला काबू कर लिए हैं और अफगान फौज की बहुत बड़ी तादाद लोगों की असलहा समेत तालिबान के साथ शामिल हो रही है, तो पाकिस्तान को माइनस करना क्या अफगानिस्तान और अमेरिका के मफाद में होगा? ये मेरे ख्याल में पाकिस्तान का रोल तो अहम था, अहम रहेगा। और ये अशरफ गनी भी कुछ दिन पहले कह चुके हैं कि अमरीकी इनखला के बाद पाकिस्तान का रोल अफगानिस्तान के हवाले से सबसे ज़्यादा अहम होगा और पाकिस्तान की जिम्मेदारी बढ़ेगी। यानी वो पाकिस्तान के ऊपर एक किस्म का बोझ डाल रहे हैं कि पाकिस्तान ये मसला हल करवाए, पाकिस्तान तालिबान को रोके। लेकिन ये है कि पाकिस्तान के बस में तो नहीं है ये अकेले कि पाकिस्तान जो है ये अफगानिस्तान में अमन कायम करे। हम तो अपने यहाँ अमन कायम करने की कोशिश कर रहे हैं, बड़ी मुश्किल से इतने अर्सा हमने जंग की, कुर्बानियाँ दी। अफगानिस्तान तो एक दूसरा मुल्क है और वहाँ का अपना एक निज़ाम है, कल्चर है। तो मेरे ख्याल में ये
ज़ाहिर अफगान हुकूमत कमज़ोर है और अमेरिका को भी कोई कामयाबी हासिल नहीं हुई 20 साल के बाद, तो वो तो कोई बहाना ढूंढेंगे और पाकिस्तान उनके लिए आसान बहाना है। पाकिस्तान के हवाले से मेरे ख्याल में दोनों का रवैया जो है वो काफ़ी तनकीदी है। अमेरिका तो फिर भी पाकिस्तान से कहता है कि आप कोशिश करें ये, लेकिन अफगान हुकूमत तो कोई भी पाकिस्तान के ऊपर एतमाद करने को तैयार नहीं है और पाकिस्तान अगर मस्बत कोशिशें भी करे तो उसको वो मनफी रंग देती है। इसमें रहीमुल्लाह यूसुफजई साहब, हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, बात ये आती है अमेरिका जब भी शिकस्त खुर्दा होता है तो वो किसी ना किसी पे अपना बोझ डालता है। लाओस और कंबोजिया, पाकिस्तान उनमें शुमार नहीं होता और पाकिस्तान को समझना भी नहीं चाहिए। वियतनाम की जंग हारने के बाद जो सिलसिला बना, आप समझते हैं कि इस वक्त जिस तरह पाकिस्तान को एक दफ़ा फिर बॉन कॉन्फ्रेंस के बाद आप देख रहे हैं इग्नोर किया गया और इंडिया की तरफ से डेलीगेशन दोहा में जाके तालिबान से मिलता है, उनकी क़यादत से मिलता है, तो आप क्या देख रहे हैं? ये आपको माजी क्या देखते हुए अगर आगे मुस्तकबिल की बात की जाए तो पाकिस्तान का तो रसूख है और पाकिस्तान की एक खास तौर पे एक इन्फ्लुएंस इंग्रेंस रही है हमेशा। एक तो हमारा तालिबान से ताल्लुक था तो वो हमारा उनके ऊपर असर पहले बहुत था, अभी कम हो गया है। उसकी बड़ी वजह यह है कि उनके अक्सर रहनुमा जो है वो अफगानिस्तान में है या वो फिर कतर चले गए हैं। अभी उनके जो रहबरी शुरा है, सबसे जो बड़ा उनका फैसला साज एक इदारा है, लीडरशिप काउंसिल, उसके 13 अरकान 25 में से वो दोहा में है। तो इनके जरिए पाकिस्तान का जो असर था वो कम हो गया, इसलिए कि ये पाकिस्तान में नहीं है, ये अभी अफगानिस्तान में है, ईरान जाते हैं और कतर में। दूसरी बात यह है कि हमारी चूँकि बहुत लंबी 2600 किलोमीटर बॉर्डर है, तो वो एक हमारी अहमियत है। हमारे यहाँ से ये रास्ता अमेरिका ने, नेटो ने इस्तेमाल किया, अब भी उनको रास्ता चाहिए, तो वो एक हमारी अहमियत है। तजारत के हवाले से हमारा काफ़ी वजन है। अफगान महाजरीन को हमने पनाह दी है पिछले 42 साल से, तो ये हमारी अहमियत तो घट नहीं सकती। और लेकिन ये है कि वो जो हमसे तवक्कुआत हैं वो बहुत ज़्यादा है। उनका ख्याल ये है कि वो तालिबान को हम कान से पकड़ के मेज़ पर बिठा देंगे और जो भी अमेरिका के शराइत हों या काबुल की वो उनसे मनवा लेंगे। ऐसा नहीं है। तालिबान अपने मफाद में 20 साल से जंग कर रहे और अपने मकासद हासिल करने के लिए जंग कर रहे। उन्होंने अमेरिका से जंग की, नेटो से की, और ये अफगान हुकूमत तो फिर उनके मुकाबले में ज़्यादा मजबूत नहीं है। ठीक है। अच्छा यूसुफजई साहब, ये भी हकीकत है कि बाइडन का जो सितंबर में तमाम फ़ौजों को निकालने का जो फैसला था वो वाशिंगटन में उसे कोई बहुत ज़्यादा पजीराई नहीं मिली, बड़ा मुतनाज़ा था और इस पर ज़्यादा इत्तेफाक देखने में नहीं आया था। और अभी भी बार बार ये उनको बावर कराया जा रहा है कि इस फैसले को बेहतर बनाया जा सकता है। सो क्या आप समझते हैं कि अभी भी कोई गुंजाइश है इसमें कोई तब्दीली लाने की इस फैसले के अंदर, ख़ास तौर पर इस वक्त जो सूरत हाल है अफगानिस्तान में उसको देखते हुए? देखिए, अगर ये अभी निकलते हैं पूरी तरह, 1 साल के बाद निकलते हैं, 5 साल के बाद यही सूरत हाल होगी। अमेरिका को ये अंदाजा हो गया है, यानी 20 साल तो वो 1.5 लाख फौज लेके बैठे हुए हैं नेटो के अपने इत्तेहादियों के साथ, उनको तो फौजी कामयाबी नहीं मिली। लेकिन ये है कि ये एक बात की जा रही थी कि अगर कोई अमन मुआहदा हो जाता, कोई पावर शेयरिंग की बात होती, आइंदा का मुस्तकबिल का अफगानिस्तान कैसे होगा उसके ऊपर कोई इत्तेफाक होता, तो फिर अगर ये निकलते तो शायद बेहतर होता। लेकिन अभी तो आपने देखा पेंटागन का जो बयान आया था कि तारीख तो वही रहेगी मुकम्मल इनखला की, यानी 11 सितंबर, लेकिन हम इसको जरा स्लो कर सकते हैं। रफ्तार काफी तेज थी, जुलाई में ये निकलना चाह रहे थे, तो वो मेरे ख्याल में हो जाएगा, वो जरा स्लो कर देंगे। शायद कुछ फजाई हमले भी शुरू कर दें, एयर स्ट्राइक्स वगैरह, वो भी बड़े शहरों को बचाने के लिए, काबुल को और बाकी शहरों को। तो वो एक मेरे ख्याल में, लेकिन ये लगता नहीं है कि अमेरिकी मजीद कुछ लंबे अरसे के लिए अफगानिस्तान में रहेंगे या मजीद फौज भिजवाएंगे, ये मुमकिन नहीं नजर आता। ठीक है, बहुत शुक्रिया रहीमुल्लाह यूसुफजई साहब आपके वक्त के लिए। इसमें आसिम, एक तो पाकिस्तान की तरफ से वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की तरफ से बार बार ये कहा जा रहा है कि अब पाकिस्तान अमेरिका के साथ बराबरी की बुनियाद पर ताल्लुकात जो है वो चाहता है। तो जब हम ये तो देख रहे हैं कि अमेरिका की क्या तवक्कुआत हैं पाकिस्तान से और पाकिस्तान से क्या चाहता है, लेकिन
पाकिस्तान खासतौर पे अफगानिस्तान की सूरत हाल को देखते हुए वो अमेरिका से इस वक्त क्या चाहेगा? देखिए, इसके थोड़े से हम हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में जाते हैं, कुछ बैकग्राउंड में जाते हैं, तो मैंने जिक्र किया लाओस और कंबोजिया का। जब वियतनाम वॉर का हारने के बाद अमेरिका ने सारा ब्लेम उनके ऊपर डाला था। बात यह है कि पाकिस्तान को इमरान खान साहब ने भी कहा था कि वी आर नॉट स्केपगोट्स, ये लफ्ज इस्तेमाल किया गया था। तो पाकिस्तान ने जब शुरू से इमरान खान साहब की हुकूमत आई, एक तो उन्होंने कहा कि जंग मसले का हल नहीं होता, यहाँ पे मुज़ाकरात हों, जिसमें तालिबान के, और वही मौक़िफ़ आज अपना रही है दुनिया। फिर उन्होंने कहा था हम अपनी सरजमीन नहीं इस्तेमाल होने देंगे, उसमें कैटेगोरिकली आज अड्डों की भी बात थी, जिसको पाकिस्तान ने सख्ती से तरदीद भी की है और पाकिस्तान ने उससे इनकार किया। अभी जिस तरह टाइम्स को भी उन्होंने इंटरव्यू दिया, उसके अंदर अभी रहीमुल्लाह यूसुफ ज़ई साहब ने भी कहा कि एयर स्ट्राइक्स भी हो सकती है, लेकिन कहाँ से होंगी, कौन उनको बेसिस देगा? आपको मैंने भी सवाल किया बीच में कि इंडियन क़यादत जाके एक डेलीगेशन जो दोहा में तालिबान की क़यादत है उनसे जाके मिली है, इन सबको अपने सर्वाइवल का इस वक्त नामो निशान मिटता नजर आ रहा है। जो इन्वेस्टमेंट इंडिया ने वहाँ पे की हुई थी, जो इंटरनेशनल डिजाइन अफगानिस्तान के अंदर थे, क्योंकि पाकिस्तान तो हमेशा से कॉपरेट करता आया, जिसको डू मोर कहा जाता रहा। आपको चक हेगल जो फॉर्मर एट दैट देन उस वक्त सेक्रेटरी डिफेंस थे, उन्होंने कहा कि वहाँ पे इंडिया ने प्रॉक्सीज रखी हुई पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने के लिए। जब वो सेक्रेटरी डिफेंस थे, एक लेक्चर में उन्होंने ये बात की और वो मेरे ख्याल से दुनिया को हजम नहीं हुई थी। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। मेरे ख्याल में इस वक्त अमेरिका को भी ये सोचना होगा कि उसने क्या हासिल किया है। इतनी लंबी तवील ये जंग और इतना जानी और माली नुकसान जो हुआ, उसके बाद आखिर क्या हासिल जो है वो हुआ कि दोबारा हम देख रहे हैं कि सूरत हाल खुदा न खास्ता उसी तरफ वापस जा रही है। नाज़रीन, आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे। ये तो एक है कशीदा सूरत हाल, लेकिन कुछ अच्छी खबरें भी हैं और उसमें हमने देखा कि बजट को समेटते हुए, तकरीर को समेटते हुए वज़ीर ख़जाना ने आज बड़ी अच्छी कुछ मज़ीद बातें जो हैं वो की और ख़ास तौर पे टैक्सेस में मज़ीद रिलीफ जो है वो दिया गया है, जिसमें ख़ास तौर पे उन्होंने ये कहा कि इस बजट में 12 विदहोल्डिंग टैक्सेस जो हैं वो ख़त्म किए जा रहे हैं। डेयरी मसनूआत पर टैक्स वापस लिया जा रहा है। सोने चांदी पर 17% टैक्स कम करके 3% कर दिया गया। आटे से बनी जो अशिया हैं उन पर कोई टैक्स नहीं लगाया गया। इसके अलावा कॉमर्स टैक्स, ई कॉमर्स टैक्स जो है वो ख़त्म कर दिया गया है, जिससे ई कॉमर्स इंडस्ट्री जो है उसको बड़ा फ़रोग मिलेगा। इंटरनेट पर कोई टैक्स नहीं होगा। प्रॉपर्टी टैक्स 35 से कम करके 20% जो है वो कर दिया गया। जो पोल्ट्री फीड्स हैं उन पर 20 से 10%, इस तरह और बहुत सारी चीज़ें जो हैं उनमें रिलीफ दिया गया है। ये कितनी खुशाइन बात है, इस हवाले से हम बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया हारून शरीफ साहब ने, फॉर्मर चेयरमैन हैं बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट के। बहुत शुक्रिया हारून शरीफ साहब आपके वक्त के लिए। हारून साहब, इससे पहले भी इस बजट के हवाले से जो बड़ा कम होता है न सिर्फ अवामी सतह पर बल्कि बहुत से नाकिदीन हैं जिन्होंने बड़ी तारीफ की कि ये बजट वाकई करेक्टिव बजट है। पहले भी जो गलतियां थी या खामियां थी 2 सालों के बजट में, उसमें भी उसको भी करेक्ट करने की कोशिश की गई और वाकई रिलीफ दिया गया है। अब इसमें मजीद जो आज गुफ्तगू की है और जो आज मजीद टैक्स छूट दी है वजीर खजाना ने जो बताया, आप कैसे देखते हैं इसे? जी हारून शरीफ साहब, आपको आवाज़ आ रही? चलिए, हम कोशिश कर रहे हैं कि हारून साहब से हम बात करें। आसिम, आम आदमी के लिए ये जो रिलीफ है, ऑपोजिशन के तमाम तर प्रोपेगेंडा के बावजूद आप समझते हैं, हाँ उनका तो ज़ाहिर काम है, आप समझते हैं कि अवाम को समझ आ रही है कि उनके लिए कुछ हो रहा है, बेहतरी की तरफ जा रही है चीज़ें? सबसे पहले तो ये एक बहुत बैलेंस बजट है। मैं इस लिहाज से कहूँगा कि जिन वजूहात और जिन हालात के अंदर ये बजट पेश किया जा रहा है, कोई भी हुकूमत होती तो मेरे ख्याल से ऐसा बजट देना उनके लिए नामुमकिन होता। आप IMF की कंडीशंस में बाउंड हुए हैं, उसके अलावा कोविड से जो आपका पूरा इलेक्शन की तैयारी कह सकते हैं उस बजट को। देखिए, हर हुकूमत जो है तीसरे साल के बाद परफॉर्म करती है। उसके रिजल्ट्स आपको अगर आप हिस्ट्री उठा के देख लें तो तीसरे साल के बाद वो परफॉर्म करना शुरू होती है, क्योंकि इलेक्शन की तैयारी भी होती है, आवाम दोस्त फैसले भी करने होते हैं। उससे पहले वो बैकलॉग जो पिछली हुकूमतों का होता है उसको क्लियर करने में उसको 2-3 साल लग जाते हैं। तो राइटली आपने सही कहा कि इलेक्शन की तैयारी भी कह सकते हैं, लेकिन जो वादे किए हैं उनको पूरा भी करना है और वही इलेक्शन की सबसे बड़ी मेन तैयारी होती है। इस तमाम सूरत हाल में ऐसा बजट मेरे ख्याल से पेश करना एक बहुत मुश्किल काम था और मैं यकीनन इस बात के ऊपर हैरान हूं कि IMF की कंडीशंस के बावजूद आपके बिजली के नर्ख ना बढ़ाने की भी बात की गई है, जिसको कहा जा रहा था सपोजिंगली कि 30 रुपीस पर यूनिट करने की बात की जाती है। हालांकि IMF की तरफ से बहुत ज़्यादा प्रेशर बिल्कुल था, और उसके बावजूद आपने जो विदहोल्डिंग टैक्सेस कम किए हैं, जिसमें आपने उनकी पेंशन के ऊपर और डिफरेंट, तो ये तो एक बहुत बड़ा रिलीफ है। फिर आपकी पोल्ट्री मसनूआत के ऊपर, फिर आपका जो उनकी फीड के ऊपर जो सबसे ज्यादा। शरीफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनको गुफ्तगू में शामिल करते हैं। हारून साहब, आम आदमी के लिए सबसे पहले मैं चाहूंगी कि आप समझते हैं कि इस बजट में जो रिलीफ, मजीद रिलीफ दिया गया है, ये बड़ा हमें लग रहा था कि ये शायद बड़ा मुश्किल होगा हुकूमत के लिए, सख्त बजट होगा। हाँ, सख्त बजट होगा, लेकिन उसके बावजूद ये सब करना
और फिर IMF की शराइत को जो है पसे पुष्ट रखना या उससे भी उस तरह से इत्तेफाक न करना, क्या कोई मुश्किल पेश आ सकती है हुकूमत को? ये मसलन शुक्रिया। देखिए, जो बजट है, एक तो ये बड़ा क्लियरली हुकूमत की ग्रोथ की जो पॉलिसी की स्ट्रेंथ दिखा रहा है जी। ये तो पॉलिसी लेवल। जो आपका सवाल है कि जो बजट का रिलीफ का पोर्शन होता है, उसके अंदर जितना कुशन पाकिस्तान के पास अवेलेबल है उसको मैक्सिमाइज करने की कोशिश की गई है कि आम आदमी के ऊपर कम से कम बोझ पड़े। लेकिन एट द सेम टाइम ये इन ए वे हुकूमत समझ ये नजर आ रही है कि गालिबन बिकॉज हमारी डिपेंडेंट जो है इंटरनेशनल फूड प्राइसेस से बढ़ती जा रही है, तो इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स को कंट्रोल करना इतना आसान नहीं होगा। तो बेहतर ये है कि लोगों की कंजम्पशन को थोड़ा सा स्मूथ किया जाए ताकि उनको आप रिलीफ दें। तो जहां तक आपका सवाल है कि ये आगे क्या हालात नजर आ रहे हैं, 3-4 बड़े क्लियर चैलेंज नजर आ रहे हैं और अल्लाह करे कि पाकिस्तान इसको स्ट्रेटेजिकली डील कर सके। पहला चैलेंज तो ये है कि जो रेवेन्यू टारगेट है उसके अंदर जो एजम्पशंस हैं उसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी कम है। खुदा न खास्ता अगर पेट्रोलियम कहानी बढ़ जाती है, तेल की प्राइस बढ़ जाती है तो उसका इम्पैक्ट इमीडिएटली हमारे रेवेन्यू टारगेट्स पर आएगा और सियासी तौर पर हुकूमत के लिए वो कीमतें बढ़ानी मुश्किल हो जाता है। कुछ जो उन्होंने अभी इक़दाम किए हैं, अगर 3 माह के बाद अगर IMF आपको ऑब्जर्व करता है और आप अपने रेवेन्यू टारगेट फर्स्ट क्वार्टर में नहीं दिखा पाते नई अप्रोच के तहत और कुछ एडजस्टमेंट्स करनी पड़ सकती हैं और हमें वेवर नहीं मिलता, तो वहां पर सियासी तौर पर अगेन हुकूमत के लिए रिलीफ को रिवर्स करना एक बहुत मुश्किल फैसला होता है। तो ये मुझे चैलेंजेस एक दो जो नजर आ रहे हैं। जो चीज मैं हाईलाइट करना चाह रहा हूँ, हमें इस बजट को और ग्रोथ को सस्टेन करने के लिए कुछ जो हमारे स्ट्रक्चरल शुरू से इम्बैलेंसेस चले आ रहे हैं उसका जिक्र मैंने कम सुना है। फॉर इंस्टेंस जो मेन हमारे ऊपर जो प्रेशर है, तो एक तो जो हमारा एनर्जी सेक्टर के अंदर जो हमारा बेतहाशा गैप पड़ता था। दूसरा जो हमारा है वो स्टेट ओन एंटरप्राइजेस हमारे टैक्स पेयर का पैसा खा रही। तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि हुकूमत जहाँ एक तरफ रिलीफ दे रही है वहां अपने ये अनप्रोडक्टिव खर्चों को कम कर पाए और कुछ स्ट्रक्चरल मुश्किल रिफॉर्म कर पाए। जो हम महंगी बिजली बनाते हैं और हम सस्ती बेचते हैं और वो एक विशेष साइकिल है जिसमें हमारी पूरी मईशत को जगा हुआ बहुत साल हो। तो ये कुछ चैलेंजेस मुझे आगे दिख रहे हैं। मेरा ख्याल है 3 से 6 माह में डायरेक्शन क्लियर होगी कि आई एम होपफुल एंड आई प्रे कि ये जो है जो डायरेक्शन चलती रहे, ग्रोथ भी चलती रहे और हमारे पास सिलेक्शन इतनी आ जाए कि लोगों को हम पे एतबार है। अदरवाइज हमारे लिए कुछ रिवर्सल कर सकते। हारून साहब, आपने सर बात की इस वक्त एनर्जी सेक्टर के हवाले से और हम इस वक्त बेस कर रहे हैं सेल्फ रिलायंस के ऊपर, जिस तरह वजीर खजाना ने भी बात की। हम एक्सपोर्ट्स के ऊपर फोकस कर रहे हैं क्योंकि फॉरेन रिजर्व्स आपके इंप्रूव होंगे, आपकी एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगी। तो और एक्सपोर्ट्स के हवाले से जून 21 तक सब्सिडाइज्ड बिजली और गैस के हवाले से हमारे मैन्युफैक्चरर्स के साथ एक एग्रीमेंट हुआ था जो कि एक्सपायर होगा। आप समझते हैं कि क्या ऐसी मुराद देना हमारे लिए सूदमंद होगा कि अगर हम एक्सपोर्ट बेस ये बात रखें और हम फॉरेन रिजर्व्स को बढ़ाने के लिए एक्सपोर्ट ज़्यादा बढ़ाते हैं? दूसरा, जो हमारे ओवरसीज पाकिस्तानी रेमिटेंसेस भेजते हैं उसमें जिस तरह हमने इस दफ़ा इजाफा देखा, हमारी क्रॉप्स जो थी वो बम्पर क्रॉप्स रहीं, तो आप समझते हैं कि ये फीजिबल है? इसको देखते हुए हुकूमत ने अपने बजट के अंदर ये पॉलिसीज रखी हैं और रिलीफ दिया आवाम को? देखिए, जहां तक तो रेमिटेंसेस का ताल्लुक है उसके लिए तो बहुत ही खुशाइन है और उसी ने हमें मेनली सेव किया। अगर आप देखें हमारे जो करंट अकाउंट के इम्बैलेंस था, क्योंकि एक्सपोर्ट इस पर इतनी नहीं बढ़ी जितनी रेमिटेंस बढ़ी, तो हमें उसके ऊपर मजीद ज्यादा तवज्जो देने की जरूरत है ताकि हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज आए। एक्सपोर्ट के ऊपर मेरा थोड़ा सा मिक्स व्यू है क्योंकि एक्सपोर्ट बढ़ तो रही है लेकिन ये खाली जो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस से हमें लेवल प्लेइंग फील्ड तो देना है अपने एक्सपोर्टर को, लेकिन हमें अपनी कंपेटिटिवनेस बढ़ानी है। जब तक हम कंपेटिटिवनेस नहीं बढ़ाएंगे और नॉलेज इकोनॉमी की तरफ और वैल्यू एडिशन की तरफ नहीं जाएंगे, ये देखिए एज एन इकोनॉमिक पॉलिसी पर्सन जो स्ट्रक्चर है हमारी मईशत का वो 30-35 साल से बदला नहीं है। अभी तक कॉन्ट्रीब्यूशन एक्सपोर्ट में टेक्सटाइल की वही 60% है, बाकी जो चीजें हैं हमारी ट्रेडिशनल है। हमें यहाँ पर कुछ मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि ज्यादा रेडिकल चेंज की जरूरत है, बजाय इसके कि हम एग्जिस्टिंग जो बास्केट है
सिर्फ उसके अंदर रिलीज देते जाएं, क्योंकि उसके अंदर मार्जिन कम है। हमें एक्सपोर्ट का टारगेट, अगर हमारे जो कंपेटिटर्स हैं, वियतनाम को देखिए, बांग्लादेश को देखिए, उनके मुकाबले में थोड़ा सा एम्बिशियस करना पड़ेगा अगर हमने ग्रोथ को सस्टेन करना है। देखिए, हमारा हिस्टोरिकली जो आपका सवाल है, ये जो 4% के लगभग ग्रोथ है, ट्रेडिशनली हमारा होता यही है। जब हम स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट करते हैं, हम ग्रोथ की तरफ जाते हैं, 5-5.5 के पास आते हैं, तो हमारे ऊपर फॉरेन एक्सचेंज क्राइसिस आना शुरू हो जाता है, क्योंकि कंजम्पशन बेस्ड ग्रोथ है, इंपोर्ट्स बढ़नी शुरू हो जाती हैं, हमारी इंटरनल जो इंडस्ट्री है वो एक्सपैंड नहीं कर पाती उस हद तक कि आपकी जो है ना उसको सपोर्ट कर सके फॉरेन एक्सचेंज को। तो हमें एक तो जो इंडस्ट्री की करंट एक्सपोर्ट बेस्ड इंडस्ट्री है उसकी एक्सपेंशन की जरूरत है, लेकिन टेक्सटाइल 100% कैपेसिटी पे चल रही है, तो आप इससे ज्यादा तो एक्सपोर्ट नहीं कर पाएंगे। तो ये एक्सपेंशन का पीरियड थोड़ा मीडियम टर्म होता है, तो उसको नताइज को एक साल में एक्सपेक्ट करना थोड़ा सा अनरियलिस्टिक है। तो मेरे हिसाब ये जो आप अनरियलिस्टिक की बात कर रहे हैं, इसमें एक और मेरा सवाल ये था कि हमने बड़ा कम देखा है किसी बजट में, पहले भी हुकूमतें पेश करती रही, इस बजट में बिजनेस कम्युनिटी को, आम आदमी को, सबको खुश रखने की कोशिश की गई है, सबको राजी रखने की कोशिश की है। एक तो ये कितना रियलिस्टिक है, कितनी रियलिस्टिक अप्रोच है, और ये कितना मुमकिन हो पाएगा। ऑपोजिशन जो कहती है कि ये सारा साल बजट आता रहेगा मिनी बजट्स की सूरत में, तो कहीं ऐसा तो नहीं होगा? देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट, देखिए, बजट एक हुकूमत का पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट होता है कि हम कहाँ कहाँ इन्वेस्टमेंट करते हैं और कैसे हमने आगे चलना है। अगर वो इनकंसिस्टेंट हो जाए हर 3 माह के बाद, तो जो डेफिसिट है वो बढ़ जाता है और वो किसी भी सियासी हुकूमत के लिए या मईशत के लिए सूदमंद नहीं। तो मैं तो कोशिश भी करता हूँ, एडवाइस भी कर रहा हूँ कि आप जो फैसले करें उसके ऊपर आप कर पाए और उसके लिए स्ट्रेटजी बनाएं। जहां तक आपका सवाल है कि ये कहां तक सबको खुश करना पॉसिबल होगा, देखिए जी, हमारे पास फिस्कल स्पेस इतनी लिमिटेड है कि उसके अंदर सबको खुश करना इस स्टेज पर मुमकिन नहीं है। तो हमें तरजीहात बनानी पड़ती। इमरान खान साहब की हुकूमत की तरजीहात जो है वो गरीब आदमी की तरफ है, मार्जिनलाइज सेक्टर्स की तरफ है, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस की तरफ है। मैं शौकत करीम साहब की पॉलिसी को ये तो सपोर्ट करता हूँ कि अपना जो हमारा क्रेडिट है उसकी डायरेक्शन इस तरफ की जाए। जहाँ मेरी वरी है वो ये है कि जब आप ये कर्जे वगैरह देते हैं, ये एंटरप्रेन्योरशिप और इनको डेवलप होते वक्त लगता है, जबकि जो कीमतें हैं वो बढ़ती जा रही हैं और हमारी जो डिपेंडेंस है, इट्स वेरी वरीसम के बीइंग एन एग्रीकल्चर कंट्री हम नेट फूड इंपोर्टर बनते जा रहे हैं। तो वहां हमारे ऊपर फॉरेन एक्सचेंज के प्रेशर्स बढ़ना शुरू हो जाएंगे और हमारा कर्ज का वॉल्यूम तभी कम हो सकता है जब हम फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को लाना शुरू करें और डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए नई फाइनेंसिंग ढूंढें, बजाय इसके कि बोरोइंग करें। अब जो 900 अरब रुपए का पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम है, उसके अंदर खासा बड़ा चंक मल्टी की बोरोइंग है। तो जब हमारी बोरोइंग ऑलरेडी देखिए डेट टू जीडीपी रेशियो सस्टेनेबल लिमिट से हाई होती जा रही है, तो ये चीजों को हमें देखने की जरूरत है। और अगर मैं यहाँ पे हूँ तो बहुत स्ट्रांगली पुश करूँ कि हम 3-4 अपने बड़े प्रोजेक्ट को प्राइवेटाइजेशन के थ्रू बेचें ताकि कैश इनफ्लो आए और हमारे ऊपर फॉरेन एक्सचेंज का प्रेशर और रिलीज हो। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, इसमें एक और चीज़ हमने ये देखी कि टैक्स रिलीफ तो दे रहे हैं, हुकूमत दे रही है, लेकिन टैक्स नेट में किन लोगों को लाया जाएगा, कौन सी 15 लाख का टारगेट है जी, 15 लाख का टारगेट है और लोगों एग्जैक्टली वो कैसे पूरा होगा? कौन कौन से एग्जेम्पशंस जो हैं वो खत्म की गई हैं, इस बारे में कुछ नहीं बताया गया। टैक्स कलेक्शन कैसे होगी हारून साहब? देखिए, जो रेवेन्यू और टैक्स का टारगेट है एम्बिशियस है, लेकिन उसके अंदर जो मैंने अभी तक एनालिसिस पढ़े हैं और खुद किए हैं, इसमें तकरीबन 10% टैक्स कलेक्शन जो है उसमें अभी क्लैरिटी नहीं है। इसका मतलब है तकरीबन 580 अरब रुपया जो है वो इधर वे जा सकता है, जो मैं असेसमेंट पढ़ रहा हूँ। लेकिन अगर खुदा ना खास्ता 300 अरब रुपया भी कम कलेक्ट होता है तो देखिए ना, हमने 24% इंक्रीज पिछले कलेक्शन से कमिट की हुई है, तो उसका इम्पैक्ट तो डेवलपमेंट बजट पर ही जाता है, क्योंकि बाकी तो हमारे फिक्स खर्चे हैं। हमने कर्जों की अदायगी, सूद भी देना है, हमने तनख्वाहें भी देनी है, हमने फौज को भी पैसा देना है। तो जो मुझे डर ये है कि डेवलपमेंट बजट से प्रेशर आना शुरू हो जाए। हुकूमत सियासी तौर पे क्योंकि इलेक्शन की तरफ जा रही है, तो उनके लिए जो आम आदमी को रिलीफ किया गया उसको खत्म करना मुश्किल है। लिहाजा
जो हमारा प्रेशर है वो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट पर आएगा अगर कलेक्शन कम होती है। तो यहाँ पर मैं ये अर्ज करना चाह रहा हूँ कि हमें उसको घटाने के लिए हुकूमत, फेडरल गवर्नमेंट को चाहिए कि अपने एक्सपेंडिचर पर तवज्जो करे। जो सरकार को चलाने का खर्चा है उसको कम किया जा सकता है, क्योंकि अब बहुत से फंक्शन सूबों को रिवॉल्व हो गए हैं, लेकिन हमने फेडरेशन में अभी तक बहुत बड़ा सिस्टम रखा हुआ है। तो हमें एक तो अपने खर्चों को कम करने की जरूरत है ताकि हमारे अंदर थोड़ा सा कुशन पड़ जाए। दूसरा, जैसे मैंने पहले अर्ज किया, स्टेट बेतहाशा लीकेजेस वाले एसेट्स पर बैठा हुआ है और हमें रेवोल्यूशनरी तरीके से उनको डिस्पोज ऑफ करना है। मैंने इसके ऊपर बड़ी तफसील से दुनिया के मॉडल पढ़े हैं और आई हैड द प्रिविलेज कि मैंने महातीर मोहम्मद साहब से डिस्कस भी किया। जो स्टेट की मशीनरी है वो उसको ना तो चला सकती है, ना ही रीस्ट्रक्चर कर पाएगी, हमारे में वो कैपेबिलिटी नहीं है। बेहतर ये है कि उनको अगर स्ट्रेटेजिक बायर्स को मैनेजमेंट कंट्रोल देना शुरू करें, जैसे चीन ने किया बाकी ममालिक से, ताकि हमारे ऊपर प्रेशर फिस्कल कम होना चाहिए। और साहब, इसमें एक चीज जो आती है, हम सर्कुलर डेट का अक्सर जिक्र सुनते हैं और इस मरतबा अगर हम देखें पिछले बजट में 1700 अरब की बात की गई थी कि सर्कुलर डेट मौजूद है। बिजली और एनर्जी की तरफ मैं दोबारा आऊंगा कि हमारा एक सिस्टम ऐसा है, महंगी बिजली खरीद के आवाम को सस्ती देने की बात की जाती है और अगर उसमें रेट बढ़ाए जाते हैं तो आवाम जो है वो इस चीज को डिस्प्लेयर का इजहार करती है। अब इसको कंट्रोल किया जा रहा है, दूसरी तरफ टैक्स नेट को बढ़ाने की बात की जा रही है। वंस अगेन जो मिशेल ने भी सवाल किया था, आप समझते हैं कि हुकूमत को इन चीजों को बैलेंस करना अभी भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है? जी बिल्कुल, बहुत बड़ा चैलेंज है। देखिए, टैक्स नेट जो है उसमें हमारा फोकस जो मैंने समझा बजट में वो रिटेल की तरफ है। जो रिटेल आउटलेट्स हैं उनको टैक्स करना हिस्टोरिकली इतना आसान नहीं होता, क्योंकि इसमें माइंडसेट चेंज की जरूरत है और वो टैक्स मैन से बहुत घबराते हैं। अगर तो हम कुछ भी टेक्नोलॉजी को यूज करके, जैसे इन्होंने शौकत तरीन साहब ने कहा कि जो हमारे पॉइंट ऑफ सेल्स हैं उनको हम 11,000 से बढ़ा के 80,000 पे इस साल ले जाते हैं और वो फंक्शनल हो जाते हैं, फिर तो मुझे उम्मीद है। लेकिन ये काम एक मेरे हिसाब से इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि बहुत सालों से रिटेलर जो है वो एक इनफॉर्मल सेक्टर में काम कर रहे हैं। लेकिन जो सर्कुलर डेट है वो IMF की 4 बड़ी जो हमारी रिफॉर्म की कंडीशन में से एक है। अब यहाँ पर ये खाली प्राइसेस बढ़ाने का सवाल नहीं है, यहाँ पे पावर सेक्टर की रिफॉर्म्स हैं कि ऑयल बेस को कैसे हम रिड्यूस 65% हायर साइड लेके जाएं। सिमिलरली कलेक्शन बढ़ाने की जरूरत है, हमारे जो वेस्टेज है बिजली के अंदर। और तीसरा है कि हमें रेट बढ़ाने की जरूरत है, वरना वो गैप बढ़ता जाएगा। जी बिल्कुल, ठीक, बहुत शुक्रिया। आप पूछना चाह रहे हैं कुछ? प्लीज। चलिए, चूंकि वक्त कम है और हमने अगले मौजू की तरफ जाना है। बहुत शुक्रिया आजम शरीफ साहब। एक चीज मैं ऐड कर दूं, 65% आपका एनर्जी सोर्स जो है वो हायर साइड पे है, जो कि आप महंगी बिजली ले रहे हैं, आपका जो जिसके ऊपर बेस करते हैं। जो गैप है इसको खत्म करने के लिए सर्कुलर डेट इस वक्त तक बढ़ता रहेगा। फिर जो आपके कंडीशन IPPs के साथ जो मुआहदे आपने साइन किए हुए हैं कि जिसमें 80% ऑफ द परफॉर्मेंस आप उससे बिजली लेते हैं या नहीं लेते, वो आपको पे करनी है, जिसको रिवाइव आप नहीं कर सकते, रिव्यू आप नहीं कर सकते। तो ये वो हुकूमत के लिए ऐसे माजी के ऐसे मुआहदे जिसको कह सकते हैं कि जिसकी वजह से हुकूमत मसाइल पर बढ़ रहे बहरहाल प्रेशर है। अगला मौजू आज जो बहुत ही इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई है, तवक्कुआत कुछ मुख्तलिफ थी लेकिन उसके बावजूद, और वो तमाम इकदाम जो पाकिस्तान ने किए 2018 के FATF के एक्शन प्लान के 27 में से 26 अहदाफ हासिल किए, लेकिन इसके बावजूद फैसला पाकिस्तान के खिलाफ आता है और पाकिस्तान को बदस्तूर ग्रे लिस्ट में रखने का फैसला किया गया है। इन तमाम इकदाम और कोशिशों के बावजूद ये क्यों किया गया, इसी के हवाले से हम बात करेंगे। और इसमें आप समझते हैं आसिम के FATF जैसा इदारा जो है वो पाकिस्तान के तमाम इकदाम के बावजूद ऐसा फैसला करता है, तो क्या पाकिस्तान मुखालिफ कुव्वतों के किसी एजेंडे पर बरसरे अमल है? एग्जैक्टली शाह महमूद कुरैशी साहब ने आज ये बात की और उन्होंने कहा कि जी ये इदारा जो है पोलिटिसाइज हो चुका है, क्योंकि इंडिया इसको इस्तेमाल कर रहा है और ख़ासतौर पे जो एशिया पैसिफिक की उसको सदारत मिली हुई है, उसके बाद से जिस तरह पाकिस्तान के खिलाफ ट्रैप करने के लिए कोशिशें की गई, आपको इंडियन क्रॉनिकल्स आपके सामने है, पूरी दुनिया में एक पूरा उनका भांडा, यूरोपीय यूनियन में उनकी तो बाकायदा उसके ऊपर सेशन EU जैसे डिसइंफलाब आ गया सामने और वो सामने खुल के चीजें आ गई। बिल्कुल ऐसे ही मेरे ख्याल में हमारे गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, फॉर्मर एम्बेसडर शाहिद कियानी साहब। बहुत शुक्रिया कियानी साहब आपके वक्त के लिए। आपके सामने भी वही सवाल रखूंगी कि ये जो फैसला हुआ है जी, ये जो फैसला हुआ है शायद तवक्को नहीं की जा रही थी, बदस्तूर पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रखा गया है, आप क्या समझते हैं इसकी, क्या वाकई कुछ जो रीज़न बताया गया है वो जस्टिफाइड है, जेन्युइन है, या जो शाह महमूद कुरैशी साहब ने भी गुज़श्ता दिनों भारत का भी नाम लिया, क्या पाकिस्तान मुखालिफ जो कुव्वतें हैं
उनका एजेंडा इस किस्म का इदारा जो है वो अपना सकता है, उस पर अमल कर सकता है? लेकिन मैं इससे एग्री नहीं करता, माजरत के साथ, अपनी जो मेरी एक्सपीरियंस है जी, मैं इससे एग्री नहीं करता। मैं उसकी वजह बता, देखें जी, सबसे पहली बात है कि इतने ये सीरियस इशू है तो 2.5 साल से चल रहा है। इसके ऊपर एक बड़ी जो पॉजिटिव बात हुई थी कि बाय पार्टिसन सपोर्ट के साथ कई अमेंडमेंट ये कानून पास किए गए पार्लियामेंट में। आपको याद होगा 6 महीने 7 साल पहले इवन तो अपोजिशन और गवर्नमेंट एक पेज पे नहीं थी बहुत इशू पर, लेकिन इस इशू के ऊपर FATF के ऊपर बाय पार्टिसन क्या कहते हैं उनकी क्या कहते हैं एग्री किया और उन्हें कई कानून पास करना। ये पॉजिटिव एक मैसेज गया था FATF को और वर्ल्ड को। लेकिन ये जो है ना, ये मसला है कि जी हम पिछली हुकूमतों पे डाल रहे हैं, ये जो मैं बयान सुनता रहा था मिनिस्टर की, ये ठीक बात नहीं है। पीछे को छोड़ें कि पास में हो गया, आपने तो अच्छे काम किए, आगे की बात करें। असल में अब बात आप आ रही है आगे की, कि आगे होना क्या है। वो आपने बता, वो जो उन्होंने आज आपके सामने को बात कही है कि वो प्रोसिक्यूशन में कुछ ऐसे प्रोस्क्राइब ग्रुप्स इनके खिलाफ अभी मामला जारी रखना। देखें जी, सबसे बड़ी बात यह कि हुकूमत को मौका मिला था 2-2.5 साल में, ये जो रिफॉर्म्स जो रिफॉर्म्स लाने थे, क्या नाम, कानूनी रिफॉर्म्स लाने थे, ये जो लोअर कोर्ट्स है उसके अंदर, क्योंकि जब बंदों को पकड़ के लाते हैं तो कोर्ट्स के अंदर लेके जाते हैं और वो कोर्ट्स उनको छोड़ देते हैं, कहते हैं कि आपके पास तो प्रूफ ही नहीं है 100% प्रूफ। तो वहां पर जो रिफॉर्म लाने की जरूरत थी ना जी, जिनकी वजह से ये पकड़े जाते हैं और ये छुट जाते हैं, जिसकी वजह से बदनामी हमें होती है, ये एक बड़ी जरूरी चीज है। दूसरी बात है कि अभी आप देखिए कई दफा ऐसी चीजें होती हैं, आपके सामने हो चुकी हैं, कि कोई ऐसे ग्रुप्स हैं जो आ जाते हैं और पूरी हुकूमत को जल्दबाज बना लेते हैं और फिर कहते हैं कि उसके सफीर को छोड़ें, इसको निकालें। ये मैसेजेस ठीक नहीं जाते। ये एक मुल्क जो इतना इंपॉर्टेंट है, जियो पोलिटिकली भी इतना इंपॉर्टेंट है और जो इतनी बड़ी जंग लड़ रहा है दहशतगर्दी के खिलाफ, इतनी इसमें कुर्बानियां दी गई हैं फौज की, पुलिस के, लोगों की, उसमें ये मैसेज ठीक नहीं जाता। देखिए, दूसरे मुल्कों पे डालना ये ठीक नहीं है, ये काउंटर प्रोडक्टिव, इसका कोई फायदा नहीं निकलेगा। या तो होना कि हम कहते हैं कि जी पुराना मुल्क हमारे खिलाफ है तो वो फौरन सुन लें, ऐसी बात नहीं है। हमें फोकस अब करना चाहिए कि जो अभी हमें वो कह रहे हैं हम उसको माने और फिर नैरेटिव हमारा जो है कंसिस्टेंट होना चाहिए, बजाय कि पीछे की बात करें आगे की करें। लेकिन क्यानी साहब, जब लेजिस्लेशन की या कानून साजी की बात होती है तो फिर गवर्नमेंट जो है वो डिपेंडेंट है ऑपोजिशन के ऊपर और वहाँ पे फिर सियासत आ जाती है वहाँ पर। जी बिल्कुल, और वहाँ पे ब्लैकमेल करना शुरू किया जाता है हुकूमत को। तो जाहिर है इस बारे में जी दीदी, मैं इस बारे में आपसे इत्तेफाक इसलिए नहीं करूंगा कि अगर आप पिछला पास देखते थे, जब FATF के ऊपर जो कानून साजी की गई वो बाय पार्टिसन थी, दोनों के दोनों हुकूमत अपोजिशन एक पेज पर थी इस इशू के ऊपर। मेरी राय है, अगर कोई मुझे करेक्ट करना चाहते हैं वो करते बेशक, लेकिन इसके ऊपर मैं बता दूं आपको कि कोई अपोजिशन हुकूमत की इस बारे में बिल्कुल कोई क्या नाम उसमें डाउट नहीं है। ये दोनों चाहते हैं कि आगे जाएं, पीछे को छोड़ दें, पास में क्या हुआ छोड़ दें, तो बहुत पास की बात है 2-2.5-3 साल पहले। अब जो है हुकूमतें काम भी की है, मैं कह रहा हूँ, अगर अभी वो कहते हैं कि थोड़ी सी अगर रह भी गई है, प्रोसिक्यूशन में रह गई है, तो उसको करें, छोड़ दें इस बात को, ताकि हमारी साख तो रहे ना जी। तो हमें कह रहे हैं और दूसरे हुकूमतों दूसरे मुल्कों पर डालना मेरा नहीं ख्याल के इसलिए कि उसका कुछ, या तो वो हमारी सुन रहे हों, वो तो नहीं सुन रहे, वो तो हम कहते हैं ये काम इसको इन अकाउंट फॉर लाएंगे नहीं कि जी दूसरी हुकूमत लोग कर रहे हैं। प्लीज ये इस बारे में थोड़ा सा हमें और ज्यादा सीरियस होना चाहिए और हम इस बारे में मैं बिल्कुल इस बारे में कोई शक नहीं है, हुकूमत अपोजिशन इस इशू के ऊपर बिल्कुल इत्तेफाक है कि FATF से हमें निकलना चाहिए क्योंकि इसकी इम्प्लीकेशन बहुत सीरियस। देखे ना, 2-2.5 साल हो गए हैं हम इसके अंदर रिंग के निकल रहे हैं, अब अक्टूबर फिर चले जाएंगे। हमें इस पर फौरन से पेशतर आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, पाकिस्तान का मुफाद जो है वो जाहिर है कि सबसे ऊपर होना चाहिए प्रायोरिटीज में और वही देखना चाहिए, बजाय इसके कि पर्सनल जो बेनिफिट्स हैं वो देख। आसिम साहब हमारे साथ हैं जी, आपसे पूछना चाहेंगे। साहब हम ये देखना चाह रहे हैं क्योंकि जिस तरह आपने बयान किया कि जो एक नुक्ता रह गया था इसके ऊपर इतना डिले क्यों किया गया, लेकिन आपको जो सिर्फ ये हुकूमत की पॉलिसीज और एग्जीक्यूशन से ठीक नहीं होगा, इसमें रिफॉर्म्स, जुडिशल रिफॉर्म्स की भी बात की जा रही है, आपके प्रोसिक्यूशन सिस्टम को ठीक करने की भी बात की जा रही है, फिर जो इंटरनेशनल एजेंडा और वेंडेटा इसके पीछे मौजूद है जिसमें भारत सर फहरिस्त है। इंडियन क्रॉनिकल्स को हम रिजेक्ट नहीं कर सकते, जितनी लॉबी पाकिस्तान के खिलाफ ये फैटफ के लिए ही और पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट में डालने के लिए की गई थी। नंबर 1 ये पाकिस्तान की अभी तक कामयाबी है कि ग्रे लिस्ट से ब्लैक में नहीं जा सका, जो भारत की कोशिश थी।
पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा भी गया, लेकिन क्या आप ये समझते हैं कि इसमें आपको टाइम तो लगेगा, इसको आप फौरी तौर पर किसी ऑर्डिनेंस के जरिए या किसी ऐसे कानून के जरिए जो कि आप इंडिविजुअली एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के जरिए पास नहीं करा सकते? वो भी 4 माह में, 4 माह का वक्त दिया गया है। आप समझते हैं कि ये आसान होगा ये सब करना? ये मुझसे पूछ रहे हैं? जी आपसे। जी क्या? बिल्कुल कोई मुश्किल नहीं है। देखें जी, मैं आज आपको बता दूं, आपके इंटीरियर मिनिस्टर, आपके जो लॉ मिनिस्टर हैं या एडवाइजर्स हैं, उनको पार्लियामेंट के फ्लोर पे आना चाहिए और उनको ये बताना चाहिए। मैं मान ही नहीं सकता कि ऑपोजिशन वाले जो हैं इस इश्यू के ऊपर सियासत खेलें। उनको बताना चाहिए कि जी ये FATF का पहले हमने बैठ करके इसको हल कर लिया, अब ये आ गया, इसका इंतजार ना करें 3-4 महीने का। मैं तो कहता हूँ विद इन वीक्स करें। और अभी जो बात हो रही थी ना, बिल्कुल सही, जुडिशियल रिफॉर्म्स लाने की बड़ी सख्त अशद जरूरत है। लोअर कोर्ट्स के अंदर ये जो हालात हमारे बिगड़ जाते हैं और देखें ना, हमारी जो प्रोसिक्यूशन, जो इन्वेस्टिगेशन थी इतनी वीक है जिसकी याद नहीं सूबों की। आप देख तो लें, उनके वहां पर भी बहुत जरूरी है कि आपकी इन्वेस्टिगेशन, फॉरेंसिक लैब्स, आपका, मैं बात करता हूँ, आपके टोटल एक लैब है लाहौर के अंदर और बाकी सूबों में है ही नहीं। इनको भी जरूरत है कि उनकी कैपेसिटी बिल्ड करें, जुडिशियल रिफॉर्म लेकर आए, प्रोसिक्यूशन को बेहतर करें, ताकि ये जो जहां ये छुपे हुए हैं, ये जो सारे क्या कहते हैं प्रोस्क्राइब के लोग हैं, इनको पकड़ा जाए और उनको कैसे कतार में पहुंचाया जाए। हुकूमत जो कर रही है बिल्कुल सराहना चाहिए, उनको सपोर्ट करना चाहिए। 2-2.5 साल के अंदर बड़ी पॉजिटिव चीजें हुई हैं, लेकिन जो रह गई हैं उसके लिए इस वक्त जरूरी है कि बाय पार्टीजन दोनों ऑपोजिशन गवर्नमेंट इस एक पेज पर हों। अगर कोशिश की जाए, मिनिस्टर्स करना चाहते हैं तो कर भी सकते हैं, ताकि हम बाहर की मुल्कों को बता सकें कि हम सीरियस है इस इश्यू पर। अगर बिल हो तो मेरे ख्याल में कोई मुश्किल काम नहीं है। अच्छा, इसमें भारत के साथ साथ हमने कियानी साहब फ्रांस का बड़ा रोल देखा है और बड़ी मुखालफत जो है उसने की पाकिस्तान की। क्या इसकी वजह अभी जो हमने गुज़श्ता दिनों इस्लामोफोबिया का ये जो सारा मामला था वो हुआ, क्या ये वजह है या कोई और वजह है इसकी? देखिए जी, बात यह है कि एक मुल्क को टारगेट किया आपने, मैं बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ, प्राइम मिनिस्टर साहब ने इस पर शेयर भी किया, उनको रिंग फोन भी किया, बताया भी। उनकी अपनी कुछ मजबूरियां हैं वहां पर भी देखें, जो वहां पर कई लोग, बहुत सारे पढ़े लिखे लोग वहां पर भी हैं, जो उन 62 लोग हैं फ्रांस में, उन्होंने भी ये कहा कि यार ये इस्लाम के खिलाफ ये ना करें, ये चीजें ना करें। उनकी अपनी सियासत, अपनी कुछ मजबूरियां हैं, लेकिन फ्रांस के साथ हमारे ताल्लुकात डिफेंस के हैं, इकोनॉमिक हैं, ट्रेड है, बहुत सारी चीजें के साथ है, अरसा दराज से हमारे साथ बोलते हैं। उसको टारगेट ना किया जाए तो अच्छा है। जो हमने कह दिया वो कह दिया, अब खत्म होगी बात, अब आगे चलें। मुल्कों की फॉरेन पॉलिसी साथ थोड़ी चलती है कि इतने बड़े इंपॉर्टेंट मुल्क के साथ हम उनको ये यहाँ कहते हैं कि हम उसके सफीर को निकाल देंगे, ये कोई ठीक बात नहीं है। सफीर का क्या कसूर है, मुझे बताएं आप। क्या वो हो सकता है कि हुकूमत एग्री भी ना करता हो इन चीजों के ऊपर? तो ये चीज ये ठीक नहीं है। इसको और जो वज़ीर-ए-आज़म साहब ने ये ठीक किया कि सारे मुसलमान मुल्क जो है इस इशू को लेकर UN में जाएं, आगे करें, इस्लामोफोबिया के खिलाफ ये जो एक मार्ग खड़ा कर दिया बहुत लोगों ने, वो ज्यादती है उसके साथ। अभी देखिए कनाडा के अंदर एक पूरे खानदान को खत्म कर दिया, 3 जनरेशन खत्म हो गई। न्यूजीलैंड का वाकया आपके सामने, न्यूजीलैंड का वाकया है। एक चीज और भी है, स्वीडन के उसके अंदर जो हुआ, नॉर्वे में जो हुआ था, ये चीजें हैं, ये अपनी जगह पर हैं ये, लेकिन ये इस तरह खत्म नहीं हो सकती। और हमें पाकिस्तान को तो हमें पोर्ट्रे करना चाहिए, टॉलरेंट सोसाइटी है, जिससे वो प्रेसिडेंट मंडेला की लफ्ज है कि रेनबो कंट्री है पाकिस्तान, हर तरह के लोग यहाँ रहते हैं, हर मज़ाहब के लोग यहाँ रहते हैं और खुश रहते हैं। हुकूमत तो माँ होती है, सबको अपने साथ लेके चलना है। लेकिन हमें इस चीज को तनाजुर में देखना चाहिए कि जब पाकिस्तान बात करता है या वजीर आजम पाकिस्तान इस्लामोफोबिया की बात करते हैं, दूसरी तरफ अफगानिस्तान के अंदर आपसे डिमांड की जाती है, आपको अड्डों की बात की जाती है, फिर भारत की तरफ से जो एक प्रेशर ग्रुप है उसका एक डायस्पोरा है, P5 की जब हम बात करते हैं उसके अंदर मामलात को अगर कश्मीर के तनाजुर में देखें तो ये बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो कॉमन इंटेंशन इक्तिसादियात से जुड़ी हुई हैं। शाहिद साहब, इनको भी हम इग्नोर नहीं कर सकते कि ऐसे फोरम्स के ऊपर आपके ऊपर दबाव डाला जाता है, जिसका जिक्र शाह महमूद कुरैशी ने किया। देखिए जी, वो आप बात ठीक कर रहे हैं। जहां तक अड्डों की बात है, वज़ीर-ए-आज़म साहब ने पूरी तौर पर उस पर वाकफ किया और बिल्कुल सारी कौम के साथ है, कोई शक की बात, वो बता भी दिया कि पीछे में नुकसान भी हमें हुआ है, इसमें तो कोई शक की बात नहीं है जी। जहां तक बात है ना डायस्पोरा की, तकलीफ बात सुनी, मैं भी तो बाहर रहा हूँ अरसा दराज। अब क्या करेंगे, रातों रात डायस्पोरा को बढ़ा देंगे? हमारे लोग भी बाहर मुल्कों में बैठे हैं ना, क्यों नहीं वो अपने जो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट जिनको वो वोटें देते हैं हर साल, क्यों नहीं उनके पास जाते हैं, उनसे बात करते हैं कि वो डायस्पोरा कर रहा है? देखे ना, ये भी तो जरूरी है ना ये। और हमारी एम्बेसीज काम करती हैं, मैं बता रहा हूँ, लेकिन जिसमें जो वेर विधान है उसके मुताबिक ही करना है ना। अभी देखें बरतानिया के अंदर कितने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आपके हैं,
और इससे पहले वजीर भी थे। तो यार उनका काम है कि वो जाकर अपनी हुकूमतों के साथ बात करें और कहें कि ये पाकिस्तान की क्यों आप दीवार के साथ लगा रहे हैं और क्यों ये मुसलमानों को टारगेट कर रहे हैं। देखें ये तो उनका काम है करना। हमें किसी हुकूमत के खिलाफ, मुल्क के खिलाफ बोलने का फायदा नहीं है, उसका कोई नतीजा नहीं निकलेगा। बजाय ये कि जो चीजें हैं उनको मजबूत करें। ठीक, बहुत शुक्रिया शाहिद कियानी साहब आपके वक्त के लिए। पाकिस्तान को सज़ा के निज़ाम को बेहतर बनाना होगा, यूएन के नामजद करदा 1373 दहशत गर्दों को सजाएं देना होगी। ये आसान आखिरी पॉइंट की जिसकी बात नहीं, देखिए ये जो यूएन के तहत मैं वही बात कर रहा था जो कि शाहिद साहब बिल्कुल उसको उनका पॉइंट ऑफ व्यू था, उनका पॉइंट ऑफ व्यू एक अपनी परसेप्शन है उनकी चीजों के हवाले से, उसको लेकिन भारत के किरदार को हम बिल्कुल माइनस नहीं कर सकते। इवन नॉट ओनली भारत, आप फ्रांस का जो मैक्रोन के हवाले से अगर आप पाकिस्तान में रद्द अमल देखने, वजीर आजम ने इस्लामोफोबिया की बात की, फिर उसके साथ साथ अफगानिस्तान के तनाजुर में भी हम जिस टॉपिक पे डिस्कशन कर रहे थे, तो आपको बहुत सारा प्रेशर मिलता है। अमेरिका के साथ, भारत के साथ इक्तसादियात का जिसका वजीर आजम जिक्र कर रहे थे कि अफसोसनाक बात यह है कि कवानीन और इंसाफ जो है इक्तसादियात में दब जाता है, क्योंकि वहाँ पे मफादात जुड़े हैं। आपने राफेल खरीदे, आपके सामने मौजूद है, आपकी डील्स जो जिन ममालिक के साथ वो कर रहा है, तो वो कभी भी बिगाड़ नहीं पैदा कर सकते। और जब एशिया पैसिफिक की जो सरबराही है वो भारत के जब तक हाथ में, जो कि अब चीन तक आ जाएगी, तो वो तब तक मामलात इसी तरह रहेंगे। लेकिन जो भारत की कोशिश थी, हम उसको अदर वे अराउंड देख रहे हैं, हम गिलास आधा खाली देख रहे हैं, भरा हुआ नहीं देख रहे। आप ये देखें ना कि 40 बैंक्स जो हैं मनी लॉन्ड्रिंग में मुलव्वस, वो सामने आया। फिर डर्टी मनी की रिपोर्ट आई है, और फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की एक सब्सिडरी एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें रिपोर्ट दी है। जो इंटरनेशनल लॉबिंग है जो भारत करता है, और जाहिर है जो मुफादात की आपने बात की, जो भारत के साथ जुड़े हैं, साबित हो रहा है कि भारत की ये मनी लॉन्ड्रिंग जो है वो दहशतगर्दी में इस्तेमाल हुई। कम है, हम इंशाल्लाह आने वाले प्रोग्राम्स में इस हवाले से मजीद गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ मौजूद थे सैयद आसिम रज़ा साहब, आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, मुशल बुखारी को इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह कल आपसे मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।